क्या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अपना नाम बदलने जा रहे हैं? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने आखिर भारत को किस मैदान में हराने की कसम खाई है? क्या पाकिस्तान के पास इतने हौसले, इतने बूते और इतनी कुव्वत है कि वो भारत को आर्थिक दंगल के अंदर मात दे सकता है? क्रिकेट के मैदान से लेकर अर्थव्यवस्था की दौड़ में पाकिस्तान आखिर भारत से हमेशा क्यों पिछड़ता रहता है? और क्यों कहा जाता है कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हुए? दुबई के मैदान पर चैंपियंस ट्रॉफी के मैच में भारत ने पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी। पाकिस्तान में लोग इससे तिलमिलाए हुए हैं, लेकिन तिलमिलाए तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी हुए थे, और वो इस मैच से काफी पहले तिलमिलाए हुए थे। अपने कार्यकर्ताओं के सामने जोश भरते हुए शहबाज शरीफ ने क्या कह डाला, पहले जरा वो सुनिए और उसके बाद करेंगे इस खबर का एनालिसिस और दिखाएंगे आपको इसके तमाम पहलू। ते मैं तोड़ो एक वादा कर चलिया कि पाकिस्तान असी इंशाअल्लाह उस रब नूं मंजूर है, रब सोने नूं मंजूर है, उस रब सोने नूं मंजूर होया तो इंशाअल्लाह मेहनत करांगे, रात दिन मेहनत करांगे तो एक दिन आएगा कि हिंदुस्तान नूं पिछे न छोड़े। ते मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है। तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान ने भारत को पीछे नहीं छोड़ दिया तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं। इतनी मेहनत करेंगे, मेहनत करने की बात शहबाज शरीफ जरूर कर रहे हैं। यह बात अलग है कि शहबाज शरीफ खुद इस समय पाकिस्तान की फौज के रहमो करम से उस कुर्सी पर मौजूद हैं, और वो कब हटा दिए जाएं इस बात की उन्हें खुद भी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर डेरा गाजी खान के इलाके के अंदर यह पीएमएलएन की रैली थी, और उस रैली में जनता के बीच में जोश भरने के लिए शहबाज शरीफ ने यहां तक कह दिया कि अगर मैंने भारत को पीछे नहीं छोड़ा, मैंने भारत को पछाड़ा नहीं, पाकिस्तान ने भारत को नहीं पछाड़ा मेरी अगुवाई में, तो मेरा नाम बदल देना। यह मुहावरे में कहा जाता है, लेकिन क्या आपको वाकई में लगता है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को अपना कोई दूसरा नाम पहले से सोच लेना चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि उनके लिए आप क्या नाम सोचते हैं। लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, शहबाज शरीफ हैं, बोलने में क्या जाता है, और बोलने के लिए जब तालियां बज रही हों तो कुछ भी बोल लिया जाता है। लेकिन मामला वाकई में पेचीदा भी है, उलझा हुआ भी है, और पाकिस्तान के अपने लोग, पाकिस्तान की जनता भी ये मानती है कि भारत के साथ 1947 के अंदर दो अलग देशों के तौर पर जो रेस शुरू हुई थी, उस रेस के अंदर, उस दौड़ के अंदर, उस विकास की यात्रा के अंदर पाकिस्तान बहुत पीछे रह चुका है, भारत बहुत आगे निकल चुका है। और अगर आप इसका आकलन भी करें, यानी यदि पाकिस्तान को भारत को पछाड़ना है तो अभी कम से कम 50 साल का वक्त तो पाकिस्तान को लगेगा, और वो भी तब लगेगा जब पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था 8% से ज्यादा की रफ्तार से बढ़े और भारत की अर्थव्यवस्था 3% से कम की रफ्तार के ऊपर बढ़ेगी। तब जाके कहीं 50 साल के अंदर यह स्थिति आ पाएगी कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था, उसका जीडीपी, उसकी पर कैपिटा इनकम भारत से ज्यादा हो पाएगी। यह तो खैर केवल एक गणित की बात हुई, लेकिन इस गणित के साथ साथ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का ये जो बयान है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को आंसू तो इस समय आ रहे होंगे, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, इसलिए भी क्योंकि पाकिस्तान के तमाम लोग जो हैं वो यहां पर कसकते हुए नजर आ रहे हैं। जो शिकस्त उन्हें मिली, विराट कोहली ने जिस तरीके से धोया पाकिस्तान की टीम को, उसके बाद पाकिस्तान के लोग कसक रहे हैं, और शायद कहीं ना कहीं उस टीस को, उस दर्द को मिटाने के लिए इस तरीके के बयान हो सकता है, लोगों का दर्द, लोगों की आह कुछ कम कर सकें पाकिस्तान के लोगों की। लेकिन असलियत और असलियत का आईना यह साफ बताता है कि पाकिस्तान और भारत के बीच में केवल अंतर क्रिकेट के मैदान का नहीं है। कुल वनडे मुकाबलों को अगर आप देखें आईसीसी वनडे टूर्नामेंट्स के अंदर, तो 13 मुकाबलों में से भारत ने 10 जीते हैं और पाकिस्तान केवल 3 ही जीत पाया है। लेकिन यानी यहां भी जो अंतर है वो बहुत ज्यादा का है, और अंतर केवल यही बहुत ज्यादा का नहीं है, बल्कि अगर फौज के लिहाज से भी देखा जाए तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो अंतर है वो बहुत ज्यादा बड़ा है। और इस अंतर के मुकाबले में, यानी वो पाकिस्तान जिसे फौज ही चलाती है, जहां फौज के पास सारे संसाधन, हथियार, धन दौलत सब कुछ मौजूद है, फिर भी पाकिस्तान काफी पीछे है। रक्षा बजट की लिहाज से भी अगर देखा जाए तो 75 अरब डॉलर जो है वो भारत का रक्षा बजट है, और महज 7 अरब डॉलर जो है वो पाकिस्तान का रक्षा बजट है। इसके अलावा पाकिस्तान और भारत के बीच में जो सैनिकों की संख्या है, रिजर्व सैनिक बल हैं, वो अंतर भी काफी बड़ा है। यानी यदि बात की जाए यहां पर ताकत की, वायुसेना की ताकत के लिहाज से भी बात की जाए, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अक्सर लोगों को बताने के लिए, जताने के लिए, दिखाने के लिए विंग कमांडर अभिनंदन का जो मिग 21 विमान वहां पर दुर्घटनाग्रस्त होकर पाकिस्तान के अंदर गिरा था, उसके बाद उन्हें पकड़ने और उनको रिहा करने तक के पूरे एपिसोड को पाकिस्तान के अंदर एक
पावर बूस्टर की तरह दिखाया जाता है, लेकिन वायुसेना की जो असली ताकत है वो ताकत आपको यहां नजर आएगी। भारत और पाकिस्तान की वायुसेना का अंतर इतना बड़ा है। ये भारत की वायुसेना है, ये पाकिस्तान की वायुसेना है। चीन की वायुसेना का यहां कंपैरिजन केवल इसलिए दिया गया है क्योंकि ये चीन जो है वो पाकिस्तान के साथ कई बार खड़ा होता नजर आता है। ये बात अलग है कि जंग के मौके पर क्या भारत और पाकिस्तान के बीच की लड़ाई में चीन अब कूदना चाहेगा। चीन के पास उसके अपने नुकसान हैं और इसीलिए ये आशंका, ये कहना कि टू फ्रंट वॉर में चीन भी पाकिस्तान के साथ कूदेगा, ये केवल जुबानी जमा खर्च फिलहाल ज्यादा नजर आता है, क्योंकि जमीन पर जब लड़ाई होती है तो हर देश अपने हिसाब से तमाम ऑप्शंस को तौलता है। लेकिन केवल अंतर यहां वायुसेना का नहीं है, बल्कि आप थलसेना के लिहाज से भी देखें, क्योंकि जमीन की लड़ाई ज्यादा होती है और इसमें भी अगर आप देखें हथियारों के लिहाज से टैंक जो हैं वो भारत के पाकिस्तान से ज्यादा हैं। इसके अलावा जो बख्तरबंद गाड़ियां हैं वो भी भारत के पास ज़्यादा हैं, तोपें भारत के पास ज़्यादा हैं, भारी तोपें जो हैं वो भी भारत के पास ज़्यादा हैं, मोबाइल रॉकेट लॉन्चर्स भी भारत के पास में जो है उस तुलना में अगर देखेंगे आप तो भले ही कम हो सकते हैं, लेकिन जहां पर इतनी तोपें गरज रही हो, जहां इतने टैंक चल रहे हो, वहां मोबाइल रॉकेट लॉन्चर्स जो हैं उनका आप ज़्यादा रख के भी क्या करेंगे। लेकिन ये केवल कंपैरिजन है। नौसेना की तो बात ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि भारत की नौसेना जो है वो पाकिस्तान की नौसेना से कहीं ज्यादा ताकतवर भी है। भारत की कोस्टलाइन बहुत बड़ी है, भारत के पास में 2 विमान वाहक पोत हैं, भारत के पास में परमाणु पनडुब्बियां हैं और भारत के पास में सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी जैसे सबमरीन से छोड़ा जा सकता है, पनडुब्बी से छोड़ा जा सकता है, ऐसी अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल है जिसके अंदर परमाणु हथियार भी ले जाए जा सकते हैं। यानी भारत की ताकत समंदर के अंदर भी, आसमान में भी और जमीन में भी कई गुना है। यहां पर हम जो बात कर रहे हैं वो केवल सैन्य ताकत को दिखाने के लिए नहीं कर रहे हैं, ये जताने के लिए नहीं कर रहे हैं, लेकिन कोई देश किसी से जब आगे निकलता है, ये जो इकोनॉमिक कंपैरिजन होता है, अगर आप दुनिया के 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की बात करें तो उसमें भी ये जो लॉवी इंस्टीट्यूट एशिया पावर इंडेक्स था उसमें भी ये बताया गया कि जापान से भारत आगे निकल चुका है, खासतौर पर पावर इंडेक्स के अंदर। और इन 5 देशों की लिस्ट में कहीं पाकिस्तान का नाम तो नहीं आता है, तो यह भी पाकिस्तान को आईना दिखाने वाली खबर है। लेकिन पाकिस्तान को आईना दिखाने वाली एक बड़ी खबर जो है वो वर्ल्ड बैंक का डेटा भी है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक का डेटा कहता है पाकिस्तान ने काफी प्रोग्रेस किया है, यह बात ठीक है, लेकिन रिस्क रिमेन एक्सट्रीमली हाई एंड फास्टर सस्टेन ग्रोथ विल रिक्वायर सब्सटैंशियल रिफॉर्म। बहुत सारे सुधार पाकिस्तान को करना पड़ेंगे, तब जाके पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में कुछ बेहतरी के संकेत नजर आएंगे, क्योंकि पाकिस्तान का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो लगातार गिरता चला जा रहा है। पाकिस्तान का एक्सपोर्ट एक बहुत बड़ा चैलेंज है, पाकिस्तान के अंदर एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रहा है। तो भारत को जिस मैदान में पछाड़ने की बात कर रहे हैं, हमने आपको 3 मैदान दिखाए, चाहे क्रिकेट का मैदान हो, चाहे जंग का मैदान हो, चाहे अर्थव्यवस्था का मैदान हो। कोई मुकाबला नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है। यह बात सही है कि दिल के खुश रखने को गालिब ख्याल अच्छा है, इसलिए अपने आप को खुश रखने के लिए या अपने लोगों से तालियां बटोरने के लिए शहबाज शरीफ भले ही ये बात कह रहे हों, और भारत को बहुत अच्छा लगेगा अगर पाकिस्तान कम से कम अपने यहाँ पे आर्थिक बेहतरी की दौड़ ही शुरू करे, रेस ही शुरू करे, क्योंकि एक अच्छा प्रतिस्पर्धी जो होता है वो सामने वाले को भी अपनी मेहनत पूरी करने के लिए उत्साहित करता है, प्रोत्साहित करता है। शायद भारत ने यही किया है, क्योंकि अब पाकिस्तान के लोग भी ये सवाल पूछते हैं, ये सवाल उठाते हैं कि आखिर पाकिस्तान ने कहां बस मिस कर दी, कहां चूक गए, क्योंकि गाड़ी बहुत पहले ही छूट चुकी है पाकिस्तान के हाथ से। क्योंकि जब पाकिस्तान ने जंग पर ध्यान दिया, जब पाकिस्तान ने आतंकवाद पर ध्यान दिया, जब दूसरे मुल्कों की जंग में दूसरों के फटों में टांग अड़ाने के लिए विदेशी पैसे लेकर, मुजाहिदीन खड़े करके, आतंकवादी खड़े करके, तालिबान खड़े करके पाकिस्तान ने इस खेल को खेलना चाहा, तो वहीं से पाकिस्तान की बस मिस होना शुरू हो गई। पाकिस्तान के नुकसान का ग्राफ, उसकी जो खाई है वो गहरी होती चली गई। और यहां पर आईएमएफ का जिक्र करना बहुत जरूरी इसलिए भी हो जाता है क्योंकि अभी तो $7 अरब का लोन जो है वो पाकिस्तान ने लिया है। और पाकिस्तान की जीडीपी की बात कर लेते हैं जरा ये आंकड़ा देखिए, और ये आंकड़ा देखकर आपको इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि हम जिस आंकड़े की बात कर रहे हैं, जिस कंपटीशन, जिस रेस की बात कर रहे हैं, यहां पर साफ लिखा गया है रियल जीडीपी ग्रोथ, यानी लाल रेखा जो आपको नजर आ रही है ये है रियल जीडीपी, यानी पाकिस्तान की रियल जीडीपी यहां पर है, और साथ ही रियल जीडीपी ग्रोथ एनुअल परसेंटेज 3.2% है, यानी महज 3.2% की रफ्तार से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। लेकिन पाकिस्तान में महंगाई, पाकिस्तान में जो इन्फ्लेशन है वो 9.5 की रफ्तार से है आगे, यानी ये है पाकिस्तान की महंगाई और ये है पाकिस्तान की ग्रोथ रेट, ये है पाकिस्तान का जीडीपी। और इनके बीच के अंतर को देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस बांस के सहारे ये छलांग लगाने की कोशिश शहबाज शरीफ कर रहे हैं,
वो बांस बहुत कच्चा है, उसके जरिए वो छलांग नहीं लगा पाएंगे। और इसलिए ही हम कह रहे हैं कि शायद उन्हें अपने लिए कोई दूसरा नाम सोच लेना चाहिए। उनके घर का अगर कोई नाम है तो शायद वो उस नाम को ही अपना ऑफिशियल नाम बना सकते हैं, क्योंकि अभी तो वक्त लगेगा करीब करीब 50 साल का। और 50 साल के इस वक्त के अंदर हमने ये सवाल जो है वो पूछने की कोशिश की कि आखिर यहां पर हमने ये सवाल एआई से भी पूछने की कोशिश की। एलन मस्क और उनका जो प्लेटफॉर्म एक्स है, उसका जो नया एआई है ग्रोक, उससे हमने पूछा कि भारत और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में यदि कंपैरिजन किया जाए तो दोनों में से किस तरीके से पाकिस्तान, किस फॉर्मूले से पाकिस्तान भारत से आगे निकल सकता है। तो देखिए इस एआई ने, इस ग्रोक ने क्या कहा, उसका जवाब जरा रोचक है। पिछले कुछ दशकों में भारत की जीडीपी ग्रोथ पाकिस्तान से लगातार बेहतर रही है। 2023 में भारत की वास्तविक जीडीपी ग्रोथ रेट करीब 8.2 थी, जबकि पाकिस्तान 0% रहा। कुछ जगहों पर तो हल्की गिरावट भी देखने को मिली। आगे देखें तो आईएमएफ जैसे स्रोत कहते हैं कि अगले कुछ सालों में भारत की ग्रोथ रेट 6 से 7% सालाना रहेगी, जैसे 2025 में 6.5 का लक्ष्य रखा गया, क्योंकि वहां पर घरेलू खपत, बुनियादी ढांचा, निवेश, टेक सेक्टर मजबूत है। दूसरी ओर पाकिस्तान 2025 में शायद 2.8 तक पहुंचे, लेकिन कर्ज का बोझ, राजनीतिक अस्थिरता और आईएमएफ जैसे बाहरी मदद पर निर्भरता इसे और सीमित रखेगी। यानी कहां 6.5, कहां 2.8, और इनके बीच का जो अंतर है इसे ही अपनी कड़ी मेहनत से पाटने की बात शहबाज शरीफ कह रहे हैं। बहुत शुभकामना उनको, लेकिन अब वो इतनी मेहनत कर कैसे पाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम तो उनसे ही नाखुश नजर आ रही है इस समय सबसे ज्यादा, और वहां पर लगातार उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी होते रहते हैं। और फिर आप देखिए, पाकिस्तान को भारत से आगे अगर निकलना है तो क्या करना होगा। एआई का फॉर्मूला कहता है कि लगातार 8 से 10% की सालाना ग्रोथ चाहिए पाकिस्तान को। साथ ही भारत की ग्रोथ को धीमी होना भी जरूरी है, क्योंकि पाकिस्तान का तेजी से बढ़ना, भारत का धीमा होना, तभी यह हो पाएगा। पाकिस्तान ने 1960 और 1980 के दशक में 6 से 7% की ग्रोथ देखी थी, लेकिन कब देखी थी? 60 के दशक में और 80 के दशक में, यानी जियाउल हक के आने से पहले और उसके बाद में। जब से पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के मुद्दे में कूदना शुरू किया, विदेशी डॉलर लेकर मुजाहिदीन खड़े करना शुरू किए, वहीं से पाकिस्तान की गिरावट शुरू हो गई। यह आंकड़ों में भी नजर आता है। लेकिन हाल के दशक में यह 4% से नीचे ही रही है। भारत बड़ा बाजार है, विविध अर्थव्यवस्था है, वैश्विक जुड़ाव ने इसे मजबूत किया है। अगर पाकिस्तान 5% से ग्रोथ करे, जो कि मुश्किल भी लगता है, देखिए एआई खुद भी कह रहा है ये मुश्किल लगता है, 5% भी पाकिस्तान के लिए मुश्किल है, और भारत 6 पर रहे तो अंतर कम होगा, लेकिन खत्म नहीं होगा। मान लीजिए पाकिस्तान 2025 में 8 से ग्रोथ रेट से 8% से ग्रोथ शुरू करे, तब भी भारत की कुल जीडीपी 3.57 ट्रिलियन से आगे निकलने में दशकों लगेगा उसको, क्योंकि भारत का आधार 10 गुना ज्यादा बड़ा है। ग्रोथ रेट में भी आगे निकलना है तो 5 से 10 साल में यह हो सकता है, अगर पाकिस्तान में चमत्कारिक सुधार हो और भारत पिछड़ जाए। यानी दोनों फैक्टर होंगे तो ही ऐसा हो पाएगा। और उसमें भी जो एआई का फॉर्मूला है, देखिए आगे क्या कह रहा है वो। आगे ये फॉर्मूला कहता है कि 10 साल बाद पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था जो है वो, देखिए इसको रफ्तार को पकड़ने के लिए 10 साल बाद 2034 तक पाकिस्तान करीब करीब $2230 और भारत में करीब 4030 डॉलर जो है वो प्रति व्यक्ति आय होगी। 20 साल बाद ये होगी, और भारत के अंदर यानी दुगने से ज्यादा का अंतर जो है वो तो यहां पर साफ नजर आ रहा है। पाकिस्तान को 8 से 9% प्रति व्यक्ति ग्रोथ चाहिए, यानी 10% की जीडीपी। ये तमाम आंकड़े हैं, लेकिन इन तमाम आंकड़ों के साथ ही कितना समय लगेगा उसका आंकड़ा जरा जल्दी से देख लीजिए। यानी जीडीपी ग्रोथ रहते पाकिस्तान को 8% ग्रोथ चाहिए, भारत 5 से नीचे आए तो भी 5 से 15 साल में ग्रोथ रेट में आगे निकल सकेगा, लेकिन कुल जीडीपी में यह आगे बढ़ने के लिए 50 साल से ज्यादा का वक्त लगेगा। यानी भारत की अर्थव्यवस्था के कुल जीडीपी से आगे निकलने के लिए इन तमाम फैक्टर्स के बावजूद पाकिस्तान को लगेंगे 50 साल। वहीं प्रति व्यक्ति आय में भी पाकिस्तान 8% और भारत 3% में 20 से 30 साल लगेंगे, लेकिन सच में शायद 50 साल या कभी नहीं, क्योंकि चुनौतियां बड़ी हैं। ये एआई भी कह रहा है कि पाकिस्तान शायद कभी भी आगे नहीं निकल पाए, क्योंकि जो स्थितियां हैं, जो हालात हैं, जो अर्थव्यवस्था का साइज है, पाकिस्तान वो गाड़ी मिस कर चुका है, और वो गाड़ी अब पाकिस्तान के लिए वापस मुश्किल ही है कि वापस आ पाए और पाकिस्तान को वो मौका मिल पाए। और यही पाकिस्तान की छटपटाहट भी है, यही पाकिस्तान की घबराहट भी है। और यहीं पे शहबाज शरीफ तालियां बटोरने के लिए डेरा गाजी खान के अंदर अपने लोगों से भले ही कह रहे हों कि मैं इतनी मेहनत करूंगा, इतना हम सब लोग मिलकर काम करेंगे कि हम पाकिस्तान को आगे ले जाएंगे, भारत से आगे ले जाएंगे, और भारत को मात अगर मैंने नहीं दी
तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं। तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के लिए फिलहाल तो सलाह यही है कि उन्हें अपना नाम बदलने के बारे में सोच लेना चाहिए, क्योंकि फिलहाल किसी गणित के अंदर पाकिस्तान और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था जो है वो आगे निकलती हुई नजर नहीं आ रही है। साथ ही जल्दी से जरा एक फॉर्मूला आपको और दिखा देते हैं, क्योंकि यह फॉर्मूला भी रोचक फॉर्मूला है। पाकिस्तान के अर्थव्यवस्था और पाकिस्तान की विदेशी मुद्रा भंडार का है, और साथ ही भारत के विदेशी मुद्रा भंडार के साथ भी इसका कंपैरिजन कर लीजिए। 2023-24 के अंदर जो पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार था, यानी जो टोटल लिक्विड था, वो करीब करीब इतना था, यानी 13,996 मिलियन US$। वहीं भारत का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, वैसे तो हमने कहा कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन फिर भी आंकड़े हैं, आंकड़ों को देखना चाहिए। और यहां पर आप देखिए, ये रिजर्व बैंक का आंकड़ा है, वो मैंने आंकड़ा जो आपको बताया है पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का था, और भारत का जो रिजर्व बैंक का दिया हुआ आंकड़ा है, ताजा आंकड़ा है, वो कहता है कि भारत के पास में टोटल फॉरेन करेंसी एसेट जो है वो कितना है, वो है 6,35,721, वो है $6,35,721 मिलियन। दोनों आंकड़े आपके सामने हैं, कहीं कोई कंपैरिजन नजर आता है? अगर नजर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के लिए आपके पास क्या सलाह है वो भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए आप जुड़े रहिए अमर उजाला के साथ। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।